जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद अउन शिराजी हाजिर खिदमत। जिन्हें अब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज जिस मामले पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़ा अहम मामला है और वो है पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात, सऊदी अरब और ईरान के आपसी ताल्लुकात और इन ताल्लुकात में और इनमें जो तनाज़ात हैं पाकिस्तान का किरदार यानी हम जो सालसी करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम अहाता करेंगे, इन तमाम चीज़ों को ज़ेर बहस लाएंगे। अगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बात करें तो ऑन लाइटर नोट कहूँगा कि इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इमरान खान से माजरत कर रहे हैं। इमरान खान आर्मी चीफ जनरल बाजवा से माजरत कर रहे हैं और आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो सऊदी अरब से उसी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये है हमारी एक अब की जो एक खारजा पॉलिसी की लाइन नज़र आ रही है और जो अंदाज नज़र आ रहा है। सऊदी अरब अभी ज़रा ये बता रहे हैं पाकिस्तान को डिक्टेट कर रहा है, उस अंदाज में डिक्टेट कर रहा है जिस अंदाज में हमें कभी अमेरिका डिक्टेट करता था। सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान चीन से दूरी इख्तियार करे, उस अंदाज में चीन के साथ ना हो जिस अंदाज में पहले चल रहा है, और भारत और चीन के मामले में पाकिस्तान बिल्कुल फरीक ना बने बल्कि चीन की सपोर्ट ना करे। फिर उसके साथ साथ ईरान के मामले में भी डिमांड है सऊदी अरब की कि पाकिस्तान ईरान से भी दूरी इख्तियार करे और पाकिस्तान जो है ईरान जो चीन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और चीन जो ईरान को सी पैक और दीगर मामलात में इन्वॉल्व करने जा रहा है, पाकिस्तान उसके खिलाफ भी उठ के खड़ा हो। ये वो डिमांड्स हैं जो सऊदी अरब की जानब से की गई, हमारे ज़राए बता रहे हैं। और फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का एक टीवी इंटरव्यू आता है जिसमें वो ये समझे कि एक जो प्रेशर डाला जा रहा था उसको ख़त्म करने के लिए सीधा कहते हैं कि OIC में कश्मीर के मामले पे हमारी जो सऊदी अरब ने मदद नहीं की तो अब विद और विदाउट सऊदी अरब हम जाएंगे। इस तमाम मामले पे हमने अहम गुफ्तगू की है, इंटरनेशनल रिलेशन के माहिर हैं, सफारतकारी को बहुत करीब से जानते हैं जनाब प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब से, और हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे और हमने एक सवाल उनसे ये भी पूछा कि हमें ये बताएं कि सफारतकारी तो ये काम होता है कि गोली नहीं चलानी है। एक जर्नैल जब सेकंड लेफ्टिनेंट होता है उससे लेके जनरल बनने तक उसको ये तरबियत दी जाती है कि आपने क्या करना है जनाब, आपने किस तरह हमला करना है, आपने किस तरह दुश्मन की पोस्ट उड़ानी है, चोटी फतह करनी है, किस तरह करना है। तो बातचीत वाला अंदाज एक जर्नैल का नहीं होता, बिल्कुल डिफरेंट होता है। जर्नैल जो है वो हथियारों की ज़बान में बात करता है और ये किस तरह हो सकता है एक अच्छा सफारतकार जो है, क्या एक जर्नैल अच्छा सफारतकार हो सकता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब से पूछी है। बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है, मज़ेदार किस्म के इंटरव्यू है, ज़रा आप सुनिए और बहुत सारी जेतें जो है आपके सामने खुलेंगी और ये बात भी आपके सामने आएंगी कि किस तरह ईरान के मौलवियों ने जो ईरान के शिया मौलवियों ने इमाम खुमैनी जो ईरान के थे उस वक्त एक रैबर थे, लीडर थे, इनकलाब ला रहे थे, उनके खिलाफ फतवा दिया था। ये तमाम चीज़ें आपको प्रोफेसर ताहिर मलिक से जो मेरी गुफ्तगू हुई है उसमें मिलेगी। आइए चलिए वो सुनते हैं कि ईरान और सऊदी अरब तनाज़ा, फिर पाकिस्तान की एंट्री और अब पाकिस्तान के ताल्लुकात, आर्मी चीफ का विजिट, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें मैं गुफ्तगू कर रहा था। अब जरा माहिराना राय लेते हैं ताहिर मलिक साहब से। मलिक साहब, आप इस तमाम चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं? क्या ये वाकई ईरान की वजह से हमारे साथ हो रहा है? ये जो एक थ्योरी आ रही है कि जी अमेरिका प्रेशर सऊदी अरब के थ्रू डलवा रहा है, क्या क्या सीन क्या है आपके? इसमें देखें, अभी तक तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद ये रही है, हुकूमतें सियासी भी आई हैं और फौजी भी आई हैं, कि दो मुसलमान मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान किसी तनाज़े में फरीक नहीं बनेगा, उसका हिस्सा नहीं बनेगा। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी न्यूट्रलिटी पे बेस थी। जब मुसलमान मुल्कों की बात आती है तो ये अब तक चलता रहा। आपने देखा कि इवन ज़ियाउल हक के दौर में बड़ा प्रेशर था ईरान इराक जंग में कि हम ईरान के खिलाफ लड़े में आए। फिर कुवैत पे जब हमला हुआ इराक का तो बड़ा एक दबाव था गल्फ कंट्रीज का, दूसरी जानब कुवैत से इराक का। जनरल असलम बेग साहब ने उस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ थे एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस की थ्योरी भी दी और वो चाहते थे कि हम इराक की सपोर्ट में आ जाए। लेकिन इस खारजा पॉलिसी के नुक्ते को बुनियाद बना के पाकिस्तान ने फैसला किया। लेकिन अब जो पिछले 10 साल से मिडल ईस्ट में मशरिक़ वस्ता में तब्दीली है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, अरब रियासतें, वो अमेरिका जैसा रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है।
वो रवैया है कि जो 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ डिक्टेट करने वाला, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, जीरो सम वो ताल्लुकात चाहते हैं कि आप खुल के हमारे साथ धड़े में आए और आप ईरान मुखालिफ जो धड़ा एक बनाए, जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बना था, वो एक बड़ी अच्छी सोच पे था कि तमाम मुसलमान मुल्कों का कोई मिलिट्री अलायंस नहीं, देखे OIC है, अरब लीग है, नहीं हमें तो कहते हैं सर कि उस धड़े में आए, हमारी कश्मीर पे मतलब वो साथ नहीं बैठते, वज़राए खारजा के इजलास OIC का नहीं होता, हमें वो कहते हैं जैसे हम ये कहने लगा था कि उसमें जब वो अलायंस बना तो उस फौजी अलायंस में ना ईरान शामिल था, और सिर्फ ईरान ही नहीं, इंडोनेशिया भी शामिल नहीं, और बहुत सारे मुसलमान मुल्क, मलेशिया शामिल नहीं। तो फिर पाकिस्तान में एक साबिक जो आर्मी चीफ है राहिल शरीफ साहब तो गए, लेकिन अभी कल मैं इसकी मिसाल ये दूंगा कि पाकिस्तान में साबिक एक अरब सफीर रहे सऊदी अरब के, उन्होंने अरब अखबार में मजमून लिखा और खुल के उन्होंने जो 2-3 वजूहात बताई, उनमें एक वजह यह कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो यमन पे करारदाद है ना उसी तरफ उस पे हम खुल के नहीं आ रहे, और ये अब आपका जो सवाल है बड़ा पर्टिकुलर, जब दो फरीक है, मेरी और आपकी दोस्ती है, तो आपकी तवक्को है कि मैं खुल के आपके धड़े में आऊं, जबकि हमारी तवक्को है भी इसी तरह होगी, क्योंकि दुनिया के कोई ताल्लुकात रेसिप्रोसिटी बेस होते हैं, दो तरफा होते हैं, एक तरफा नहीं होते। तो कश्मीर पे भी हम इसी रवैये का वो करते। देखिए ईरान से लेके मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, ये आज से नहीं, 65 की जंग हो, वो पिछले 4-5 दहाइयों की बात हो, इन पे कश्मीर का सफारती सतह पे और हुकूमती सतह पे पाकिस्तान का साथ दिए, ऐसा कोई साथ वो देने को तैयार नहीं है। तो इसकी वजह से स्ट्रेन आया। आपको याद होगा कि जब अरब हुक्मरान यहाँ आए थे, शहजादा सलमान जिनके हमने गाड़ी ड्राइव की थी, तो वो उन्होंने पाकिस्तान के बाद इंडिया जाना था, और उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में तनाव आ गया। तो इंडिया की तरफ से एक मैसेज कन्वे हुआ कि आप अगर ओरिजिनल प्लान पे इंडिया पाकिस्तान से इंडिया आए तो हम आपको रिसीव नहीं करें, आप वापस जाएंगे किसी थर्ड कंट्री से। तो उसको मेरे लिए वो बड़ी हैरत का बायस है कि अरब हुक्मरानों ने जो पाकिस्तान में कहते थे मैं आपका सफीर हूँ पाकिस्तान में, उन्होंने इस टर्म को कबूल किया और वो वापस सऊदी अरेबिया गए और फिर इंडिया वो आए। और फिर ये भी एक बड़ी अजीब बात थी कि देखिए इंडिया का कोई और हुक्मरान हो तो मुझे शायद इतना दुख ना हो, लेकिन एक ऐसा हुक्मरान है जो फाशिस्ट है, जिसने अयोध्या में, जिसने बाबरी मस्जिद में, जिसने कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म के बाद, उसको आप हाईएस्ट अवार्ड दे रहे, और UAE उनको कि जो है प्रिंस, उनको वो इंडिया के रिपब्लिक डे में बुला रहे हैं 2 साल पहले, और वहां सारी तकरीर जो मोदी की थी वो पाकिस्तान मुखालिफ थी। तो आपने अपने लिए ये स्टैंडर्ड सेट किया है। और पाकिस्तान मलिक साहब, आपने वो जो इशारा किया असलम बेग साहब की तरफ, मैं अभी की बात करूंगा, क्या आपका ये ख्याल है कि यमन पे जो एक बार फिर पार्लियामेंट ने किरदार अदा किया, हमारी फौज राजी थी जाने को? एक बात, जैसे आप असलम बेग साहब के कह रहे थे वो जाने को तैयार थे, वहां पे कहा गया कि खारजा पॉलिसी हमारी थोड़ी डिफरेंट है, क्या हमारी फौज यमन जाने को तैयार थी और उसको पार्लियामेंट ने रोका? मेरे ख्याल से ये देखिए कि एक तो पहले ये आपका बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो उसके अंदर पार्लियामेंट का रोल आपके सामने है कि 0% है, फॉरेन ऑफिस का 0%। खारजा पॉलिसी को, खारजा ताल्लुकात को कंडक्ट कौन करते हैं? तालिबान टॉक्स हुई है, सऊदी अरेबिया विजिट है, खुल के सामने आ गया कि हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर सिविलियन लीडरशिप सिविल का कोई रोल नहीं है। चले फौज भी हमारी अपनी है और वो पाकिस्तान की दिफा की जामिन है, उससे मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि उस वक्त भी एक स्टेटमेंट ISPR ने जारी की थी कि सऊदी अरब पे अगर हमला होता है तो सऊदी अरब की दिफा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में सिक्योरिटी गारंटी होती है। किसी भी मुल्क की जो अफवाज होती हैं वो उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और दाखिली और खारजी सालमियत की जिम्मेदारी, जहाँ से वो तनख्वाह लेती हैं, जिस टैक्स के पैसे से, मतलब सऊदी टैक्स के पैसे से तो नहीं तनख्वाह लेती। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई मुल्क जिस तरह अफगानिस्तान या माजी में हमें अमेरिका ने ये गारंटी दी कि इन केस ऑफ कम्युनिस्ट एग्रेशन अगर रूस 60 की दहाई में पाकिस्तान पे हमला हुआ तो वो अमेरिका पे तस्वर हो गया, अब आपने दे दिया। उस वक्त भी पार्लियामेंट की ये करारदाद थी और उस वक्त हमने देखा
कि आर्मी चीफ जो हमारे रिटायर हुए उन्होंने जाके सऊदी अरब में मुलाजमत कबूल कर ली 2 साल कबल, वो जो एक डिबेट भी हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर प्रोसीजर रूल्स फॉलो नहीं हुए, इसको ये किया जाए। तो मेरा ये है कि देखिए दुनिया का हर मुल्क, इसमें कोई दो राय नहीं कि सऊदी अरब एक अहम मुल्क है, उसने हमारा अहम मौकों पे साथ दिया, बिरादर इस्लामी मुल्क है, हमें उससे ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, लेकिन इसकी बुनियाद दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं। अगर हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक पाकिस्तान में बयानी है कि सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब होंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, लेकिन ये बात नहीं की जा रही कि इसमें सऊदी अरब का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? एक तो सऊदी अरब के अंदर जो वर्क फोर्स है वहाँ एक मैनुअल लेबर से लेके इंजीनियर और डॉक्टर तक और अहम ओहदों पे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तक पाकिस्तानी है। तीसरा जो पहलू है जो उनका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है हमारे साथ, और चौथा ये पहलू है कि पाकिस्तान की आर्मी की हमेशा उन्हें सपोर्ट रही, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से, ज़ियाउल हक के दौर से, बहुत सारे मौकों पे मिस्र की फौज से उन्होंने तोक़ो की, उन्होंने भी इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान की फौज को वो काउंट करते हैं तो अपनी दिफाई ज़रूरियात के तहत, और हमें उन्होंने अक्सर कहा भी है, ये ऑफर भी की थी कि आप यहाँ आके हमारा दिफाई निज़ाम जो है वो संभालें। तो ये सऊदी अरब के लिए कोई आसान फैसला नहीं होगा, ना ही वो इस हद तक जाएगी। लेकिन अगर आपने एक लोन दिया है और लोन भी एक वो एड नहीं थी, लोन थी और डेफर्ड पेमेंट में है और उसको अचानक मांग रहे, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब की और चीज़ों पे हम तनकीद करते हैं पर उन्होंने कोई गलत बात नहीं की और उनको खामखा ये दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं और इनको आपस में रिजॉल्व करना चाहिए। मलिक साहब, 2 छोटे छोटे सवाल, हम आपके साथ एक सीरीज ऑफ वीलॉग्स भी करेंगे, फॉरेन पॉलिसी पे आपकी बड़ी नज़र होती है और हमारे देखने वाले फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखना चाहते हैं। ज़रा ये बताइए कि एक फौजी जो होता है, एक जनरल, मतलब डिफरेंट सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक का सफ़र होता है, उसकी जो परवरिश है, उसके एनवायरनमेंट है, उसका अंदाज है, वो किसी और तरह से होता है। उसको वार के लिए तैयार किया जाता है, उसको टास्क के लिए नहीं तैयार किया जाता। ठीक है जी। फिर वो बात करता है यस और नो में। डिप्लोमेसी उससे बिल्कुल जुदा चीज होती है, यानी अगर एक तरफ जंग हो तो उसकी उलट चीज डिप्लोमेसी होगी, मतलब उसके जरिए सफारतकारी होगी। तो कितने किस हद तक बेहतर डिप्लोमेसी एक जर्नल कर सकता है, किस हद तक इफेक्टिव कर सकता है, और जो हमारे जैसे आपने कहा कि हमारे अगर आर्मी चीफ जाते हैं तो वो बेहतरी के लिए जाते हैं, तो किस हद तक, मतलब अगर एक डिप्लोमेट जाए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और एक आर्मी चीफ जाए और एक आध मौके पे नहीं बहुत सारे ममालिक में मुख्तलिफ टाइमों पे जाए, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि आपके सवाल में आपने बड़ा उसका अच्छा जवाब भी दे दिया है। 2 फर्क है। देखिए, एक आर्मी दुनिया की तमाम मुल्कों की जो आर्मी है, मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म ट्रेनिंग ही होती है कि चौकी को फतह कर रहा है, और डिप्लोमेसी की अगर मैं आपके तालिब इल्मों के लिए, सुनने वालों के लिए तारीफ करूँ तो वो कि बगैर गोली चलाए, बगैर जंग किए, नेगोशिएशन मुज़ाकरात के जरिए मतलूबा मकासद हासिल कर, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है आप देख, लेकिन तारीख में जितने अजीम रहनुमा हैं जिन्होंने मुल्कों को आज़ाद कराया, फतह कराया, लड़ाया, वो ज्यादातर गैर फौजी थे। मतलब सल्लल्लाहु से लेके सुपह सलाम थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नेपोलियन बोनापार्ट, और तो ये शख्सियात हमें लगती कि कायद आज़म ने इतनी बड़ी जो जंग, एक तरफ माउंट बैटन था, बरतानिया था, दूसरी तरफ नेहरू और गांधी और इंडिया की मुतासिब क्या, उनसे ज्यादा सियासत और सफारतकारी किसको आती है। अच्छा, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये, हमारे यहाँ जो डिवाइड है, हमारे एक तबका ये कहता है कि मिलिट्री का फॉरेन पॉलिसी में कोई रोल नहीं होना चाहिए, और दूसरा फरीक कहता है कि पार्लियामेंट और इनका कोई रोल। इन दोनों इंतहाओं से पाकिस्तान कई दरमियान में हमें नुकसान पहुंच रहा है। पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंडिया में, चाइना में मिलिट्री की इनपुट ली जाती है, वो हमारे मुल्क का कौमी इदारा है। लेकिन आपकी बात सही है कि फॉरेन पॉलिसी जो अगर देखिए तो इस वक्त तो फॉरेन पॉलिसी दुनिया की क्या है, कल्चरल डिप्लोमेसी है। उसकी मिसाल ये दूंगा कि पहले उस मुल्क की सकाफत, इकॉनमी और ट्रेड किसी माशरे में पेनिट्रेट करती है। अब देखिए, जब से हमारे यहाँ तुर्की के ड्रामे दिखाए लगे,
डब होके टर्किश एयरलाइन का बिजनेस हो गया। पाकिस्तान से 5 लाख लोग वहां छुट्टियां गुजारने जाते हैं। सर इवन मैं कल देख रहा था एक शादी के बाद वो तुर्की स्टाइल में उसको सेलिब्रेट उसको डांस हुआ। यहाँ तुर्क स्कूल खुल गए, यहाँ मेट्रो बसें आ गई। इसी तरह बरतानिया जब यहाँ आया तो पहले उसने अपनी जबान हमें दी, फिर हमने लस्सी की जगह चाय पीनी शुरू कर दी। अब मैं आप और बाहर आपके निकले इससे दफ्तर से तो मदरसे के बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं जो ब्रिटिश चीजों से। तो ये दौर है कल्चरल डिप्लोमेसी। चाइना की भी आप बात कर लें तो चाइना की सकाफत हमारे गली मालूम है। तो इसलिए हमें ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी और जो जदीद डिप्लोमेसी है इसमें मिलिट्री की इनपुट लेनी चाहिए, लेकिन सिविलियन कंट्रोल पड़ा। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में आप देखते कि जुल्फकार अली भुट्टो और दीगर जो अब्दुल सत्तार साहब और आगा शाही बड़े कामयाब वजीर खारजा रहे, सारे सिविलियन थे। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी मलिक साहब की और हम इस हवाले से गुफ्तगू आइंदा भी करते रहेंगे। मलिक साहब से टाइम लेंगे और अब तक के लिए इस हवाले से आपने सुना। जाते जाते एक सवाल मैं पूछूंगा 10-15 सेकंड में। सर आप एक जब हम ये रिकॉर्डिंग से पहले आप कह रहे थे कि कभी ये इमाम खुमैनी के दौर में शाह ईरान को कुछ उलमा ने ये कहा था कि उनकी खिलाफ वर्जी जो करेगा वो खयानत करेगा। वो थोड़ा सा किस्सा सुना दे डिटेल में, हम फिर किसी रोज जाएंगे, सिर्फ हमारे जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा माइंड में वो चीज हो जाए। हम इस पे डिटेल में किसी दिन फिर गुफ्तगू। मैं ये कहता हूँ कि ईरान का जो इनकलाब है उसमें ये देखते कि वो बादशाह के खिलाफ इनकलाब था और उसमें पूरी ईरानी सोसाइटी मुतहद थी, वहाँ के कम्युनिस्ट, वहाँ की मजहबी जमातें, बाजार। तो बादशाह को हमेशा देखे यूरोप में जो इनकलाब फ्रांस आया तो पादरी और बादशाह मिलकर हुकूमत करते थे और वो यही है कि कैथोलिक चर्च और कैथोलिक बादशाह दोनों वो थे। तो मुसलमान माशरों में भी जो मजहबी रहनुमा है वो हमेशा से बादशाह के साथ रहे, उनके फतवे, उनकी वाबस्तगी हैं। तो ईरान की तारीख में भी ये था कि इनकलाब ईरान से पहले जो शाह ऑफ ईरान थे वह उन्होंने जो 350 के करीब जब तहरीक शुरू की इमाम खमीनी ने बादशाह के खिलाफ, तो 350 के करीब आयतुल्लाह और मुजतहिदीन ने एक मुआहदा किया शाह ऑफ ईरान का और वो ये कहा कि बिल्कुल कानूनी और आईनी हुक्मरान है और ये ज़िले सुबानी है, इनकी इताअत करना फ़र्ज है और ये हमारे मजहबी मामलात में इनकी कोई मुदाखलत नहीं होगी और हमारी तरफ से इनकी अमूर सल्तनत में मुदाखलत नहीं होगी। तो यही बिल्कुल सेपरेशन जो यूरोप में भी यही था कि रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर पोप है और बादशाह जो है वो, और दोनों टैक्स लगा रहे हैं, मिलके अमूर सल्तनत कर रहे हैं। तो इस पर इमाम खमीनी ने इसके खिलाफ वो जदोजहद की और जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि तारीख में कोई भी हुक्मरान हो, आप कल उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में ला लें और वो यहाँ आपको फतवा दे देंगे, उसमें पीर मौलवी हर मुक्तबा फिक्र के एक ही सफ में महमूद याज वो खड़े हो जाएंगे और सरकार को जिस तरह का फतवा चाहिए होगा मिल जाए। जी बिल्कुल, तो आपने सुन लिया, इस पे हम डिटेल में भी गुफ्तगू करेंगे। अगर एक मौलाना साहब हैं आजकल खान साहब के लिए बड़ी दुआएं कराते हैं, उनको हमने पहले नवाज शरीफ साहब के पास देखा। नवाज शरीफ इमरान खान को गाली देते हैं, इमरान खान नवाज शरीफ को करप्ट कहते हैं, लेकिन वो मौलाना साहब नवाज शरीफ के भी दाएं बाएं बैठते थे और इमरान खान के भी। चले अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।